अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या फरीदी ने अपना आखिरी और फाइनल फैसला कर लिया है। उनको तारीख के अंदर किस तरीके से याद रखा जाएगा, लोग उनको किस नाम से याद करेंगे, आज उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी हुआ है, आईनी बेंच बन गया है, उसके अंदर कौन कौन से मेंबरान हैं, आईनी बेंच का सरबराह कौन है, ये सारे फैसले आज कर लिए गए हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है जिसके ऊपर पर्दा डालने की या मट्टी डालने की कोशिश की गई, लेकिन वो सारी की सारी कहानी खुलकर सामने आ गई और पता लगा कि पसे पर्दा क्या क्या चलता रहा। उसने बहुत सी चीजों को वाज़ेह कर दिया। उसके बाद फिर यह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होता है और उसमें यह कहा जाता है कि नहीं जी देखें, वो वोट खिलाफ दिए हैं तो इस तरीके से हुआ है। वो सारी की सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं कि असल गेम क्या पड़ी है। एक गेम सुप्रीम कोर्ट के अंदर से डाली गई है और दूसरी गेम हुकूमत ने खुद डाली है। आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा। दो कमेटियां बनी हैं, एक कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस हैं और दूसरी के अंदर उनको डाला भी नहीं गया। इमरान खान ने आज अडयाला जेल से अहम तरीन रिस्पॉन्स दिया है जो हुकूमत ने कल बड़ी स्पीड के साथ पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी की है। उस हवाले से सलमान अकरम राजा ने आज अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और आज ही के दिन अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। कुछ घंटे बाद यह पता चल जाएगा कि अमेरिका की पॉलिसी दुनिया के लिए तब्दील होगी या नहीं होगी। अगर कमला हैरिस जीतती है तो पॉलिसी वही रहेगी, अगर ट्रंप जीता है तो पॉलिसी बदल जाएगी। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो सबसे पहले आज जो इजलास हुआ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसके ऊपर सबकी नजरें थी कि भाई ये इजलास फाइनल करेगा, बताएगा कि पाकिस्तान की अदलिया आगे किस तरीके से चलेगी। क्योंकि इस इजलास के अंदर सबसे बड़ा फैसला होना था कि आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा और आईनी बेंच के अंदर कौन कौन से जजेस सुप्रीम कोर्ट के मेंबर होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि चीफ जस्टिस याह्या फरीदी ने इस इजलास की सदारत की है। इसमें 2 लोग हुकूमत के थे, 2 लोग ऑपोजिशन के थे और 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के थे, वजीर कानून थे, अटॉर्नी जनरल थे और बार एसोसिएशन के नुमाइंदे भी इस इजलास के अंदर शामिल थे। इस इजलास के अंदर फाइनल हुआ है कि जो आईनी बेंच है उनके सरबराह, आईनी बेंच के जो सरबराह है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। याद रहे कि ये वही जस्टिस अमीनुद्दीन खान है जिन्होंने वाज़ेह तौर पर मखसूस नशिस्तों के एक इख्तलाफी नोट के अंदर यह लिखा था कि इस फैसले के ऊपर अमल ना किया जाए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 जजेस से इख्तलाफ किया था, 10 जजेस से, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी रिकॉग्नाइज किया था। तो अब ये आईनी बेंच के सरबराह बन गए हैं जिनके पास सारे के सारे इमरान खान के पॉलिटिकल पार्टीज के केसेस जाने हैं। दूसरे नंबर पे इनके जो मेंबर्स हैं वो जरा देख ले। मेंबर्स कोटा सिस्टम के साथ बनाए गए। पंजाब से हैं अमीनुद्दीन खान जो कि सरबराह है, फिर आशा ए मलक है पंजाब से, फिर मोहम्मद अली मजहर है सिंध से, हसन अजहर रिजवी है सिंध से, जमाल मंदोखेल है बलोचिस्तान से, नईम अख्तर अफगान है बलोचिस्तान से और मुसरत हलाली है केपीके से। अब टोटल इसके अंदर 7 लोग हैं। इनमें 3 लोग वो हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया और 3 लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया और 7वीं है मुसरत हलाली। उनके बारे में आपको पता है कि उनकी साइड कौन सी है, ये आपको याद होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान किस तरीके से भाई सरबराह बन गए। वोटिंग होती है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या फरीदी, वो अमीनुद्दीन खान को वोट नहीं देते, वो उनके खिलाफ वोट देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 लोग थे जो अपोजिशन के, उन्होंने भी इनके खिलाफ वोट दिया, तो ये 5 लोग हो गए। दूसरी तरफ से 7 लोग, उन 7 लोगों में 2 लोग हुकूमत के थे, अटॉर्नी जनरल थे, इसके अलावा वजीर कानून थे, बार एसोसिएशन का नुमाइंदा था, तो ये तकरीबन 6 लोग बन गए थे। और एक आखिरी वोट था जिसने फैसला करना था कि कौन बनेगा इस बेंच का सरबराह, और वो वोट खुद अमीनुद्दीन खान साहब का था। तो उन्होंने खुद को वोट डाला और कहा कि मैं अब सरबराह बन गया हूं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क पता क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैयत क्या होगी, अब शक्ल क्या होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप ये कह लें कि जो सुपर चीफ जस्टिस है वो अमीनुद्दीन खान है, सुपर चीफ जस्टिस। याह्या फरीदी साहब के पास जो पावर्स है वो क्या है कि वो कोई आईनी केस नहीं सुन सकेंगे। बाकी जो नॉर्मल केसेस लोगों के आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगते हैं वो सुनेंगे, उनके हवाले से बेंचेस भी बनाएंगे। इमरान खान का कोई केस आ गया, कोई पॉलिटिकल केस आ गया, जिस तरह मखसूस नशिस्तों का केस माजी के अंदर इंतखाबी निशान जो बल्ला छीन लिया गया वो वाला केस, या इलेक्शन टाइम पर होते हैं या नहीं होते वो वाला केस, ये सारे के सारे केस अब जो हैं ये आईनी बेंच के अंदर जाएंगे। अब ये तो सारी कहानी मैंने आपको बता दी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। अब जरा आ जाए इससे पीछे जो असल गेम है, उससे आपको पता चलेगा कि ये कहा जा रहा था और मैंने भी बहुत सी चीजें आपको बताई थी, जो फैसले जस्टिस याह्या फरीदी ने किया था
मुनीब अख्तर को वापस कमेटी के अंदर डालना, मंसूर अली शाह को एक कमेटी का सरबराह लगाना, और जो 3 लोग फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकाले थे उनको वापस लेकर आना। बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया कि अच्छे फैसले हैं याया फरीदी के। लेकिन जो कहानी खुल गई है उसको जरा अब आपने गौर से सुनना है। जिस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह उमरा की शहादत करके पाकिस्तान वापस लौटे, उन्होंने रिक्वेस्ट की जस्टिस मुनीब अख्तर को और जस्टिस याया फरीदी को कि भाई हमें कमेटी का इजलास बुलाना चाहिए और हमें फुल कोर्ट बुलानी है। हमें यह देखना है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसके ऊपर दरखास्तें आई हुई हैं, हमें इसका जुडिशियल रिव्यू करना है, हमें जुडिशियल रिव्यू करना चाहिए। तो जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने गालबन शिरकत नहीं की या जवाब नहीं दिया। तो जस्टिस मुनीब अख्तर के चैंबर के अंदर दोनों जजेस इजलास बुलाते हैं, क्योंकि कमेटी के फिर 2 जज बच गए। दोनों इजलास बुलाते हैं और यह फैसला होता है कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट का इजलास बुलाया जाएगा। और रजिस्ट्रार ने उसकी कॉज लिस्ट जारी नहीं की, मिनट ऑफ मीटिंग उस मीटिंग के वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं होते, यानी कि जस्टिस याया फरीदी साहब ने इस मामले को डिनाई कर दिया। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट बुलाना मुनासिब नहीं समझा। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर तो सबको अंडरस्टूड था, पता था कि भाई अक्सरियत में हुकूमती लोग हैं। और अब सवाल यह पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अगर 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज होती है तो उसको सुनेगा कौन भाई? उस 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके बेनिफिशियरी है अमीनुद्दीन खान, बाकी सारे मेंबर उसके बेनिफिशियरी है, तो उसको कौन सुनेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो दरखास्तें आई हुई हैं जमात इस्लामी भी पहुंच गई है, इनको सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा। जो मैंने आज शुरू में लाइन बोली थी ना कि फाइनल फैसला कर लिया चीफ जस्टिस याया फरीदी ने, वो फाइनल फैसला उनका यही है कि उनको चीफ जस्टिस बनना पसंद आ गया है। इज इंजॉइंग, वो इंजॉय कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है कि वो चीफ जस्टिस बन गए हैं। हो सकता है, देखिए भाई, अब जो पाकिस्तान के अंदर हालात है ना, वो हालात ये हो सकता है कि जिस दिन ये रिटायर्ड हो याया फरीदी साहब, एक नया कानून आ जाए कि भाई जो चीफ जस्टिस से रिटायर्ड हो रहा है और उसकी अभी उम्र मुकम्मल नहीं हुई, क्योंकि याया फरीदी साहब के 7 साल अभी रहते हैं और ये 3 साल बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, तो हो सकता है कि ये आ जाए कि भाई जिसकी उम्र अभी मुकम्मल नहीं हुई वो चीफ जस्टिस से ओहदे से उतर जाए और आईनी बेंच का सरबराह लागे, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन याया फरीदी साहब ने वो वाली साइड, बहुत से लोगों को इस पर दुख होगा, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये हकीकत है कि वो चीफ जस्टिस बनकर खुश हैं। उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की बात नहीं मानी, उन्होंने खत लिखकर गिला भी किया कि आपने हमारी बात नहीं मानी, आपने फुल कोर्ट का इजलास नहीं बुलाया। अब तारीख के अंदर जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और याया फरीदी, जो अब चीफ जस्टिस हमारे ऑनरेबल, इनको तारीख किस तरीके से याद रखेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जिस वक्त काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बरा जमा थे, लोगों ने तो खैर उसी वक्त कहना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे वो हटे हैं तो आपने देखा है कि क्या हुआ है। बहरहाल आगे आने वाले दिनों में बहुत सी चीजें सामने आ जाएंगी। शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जस्टिस याया फरीदी के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो फायज ईसा बन जाए या फिर जस्टिस कॉर्नेलियस बन जाए, और कोई तीसरी ऑप्शन उनके पास नहीं है। अच्छा, ये हुकूमत जो करती फिर रही है, समीना पाशा ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया, उसके बाद बाकी मामला आपको बताता हूं। जो इमरान खान ने बातें की आज, समीना पाशा ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वैसे अजीब बात है, हुकूमत ने फॉर्म 47 पर हुकूमत बनाई, यानी कि जो हुकूमत है ये सारी की सारी फॉर्म 47 के ऊपर बनी, घबराई रही, फिर ये आईनी तरमीम लेकर आए, फिर भी इनको घबराहट रही, घबराहट का शिकार रहे, फिर इन्होंने चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का चुन लिया, फिर भी घबराए रहे। उन्होंने कहा कि अब खुद जो इन्होंने आर्मी चीफ लगाया था उसको भी तोसी दे दी है, लेकिन इनकी घबराहट अभी भी खत्म नहीं हो रही। आखिर ये कैसे खत्म होगी? मैं बड़े अदब से इसका जवाब आपको अर्ज कर देता हूं। देखें, जो असल घबराहट है ना, वो पता क्या है? किसी भी मुआशरे के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर आप जितना मर्जी जोड़ तोड़ करके कुछ भी कर लें, लेकिन जब आपको सच पता हो ना, खुद सच पता हो कि अवाम हमारे साथ नहीं खड़ी हुई, तो आपकी घबराहट खत्म नहीं होती। जो खलक की आवाज होती है ना, ये खालक की आवाज, खलक की आवाज, अवाम की आवाज, खालक की आवाज होती है। तो जब आपको खालक की आवाज का पता हो तो फिर आपकी घबराहट कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेती। ये हकीकत है, नेचुरल बात है, फितरत की बात है। इमरान खान ने डेला जेल के अंदर जो बात की है वो भी जरा सुन ले। इमरान खान ने कहा कि कल जो कुछ असेंबली में हुआ इसमें जुल्म के निजाम को जायज करार दे दिया गया है। 4 घंटों में बगैर किसी बहस के तरमीम पास करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया है। आपसे आपकी आजादी छीनी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने एक लफ्ज भी यूज किया कि गैंग ऑफ 3 एक्सटेंशन माफिया। ये आज रिपोर्ट हुआ इमरान खान से जिन्होंने मुलाकात की है, उन्होंने बाहर आकर बताया। मजीद इमरान खान ने कहा कि कौम अपने लिए खड़ी हो जाए और मुनज़्ज़म होकर पुरअमन एहतजाज करे, क्योंकि जब तक मुल्क में इंसाफ का इनकलाब नहीं आएगा तब तक जमहूरियत नहीं होगी। इंसाफ का इनकलाब लाने के लिए तमाम लोगों को निकलना होगा। और इमरान खान की बहन ने आज बाहर आकर वाज़ह बताया कि इमरान खान ने 2 टोक अल्फाज में अपनी कौम के नाम यह पैगाम दिया है कि मैं तो जेल के अंदर बंद हूं, मुझे अगर ये मजीद बंद रखना चाहे, सारी उम्र बंद रखना चाहे, मैं तो तैयार हूं। मैं किसी भी सूरत कोई डील नहीं करूंगा और बाहर निकलकर इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, लेकिन मेरी कौम अपना फैसला कर ले कि उन्होंने अपनी जिंदगी किस तरीके से जीनी है और उन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपनी अगली नस्ल के लिए किस तरह का पाकिस्तान बनाना है। इसी तरह इमरान खान के वकील हैं
اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ، انہوں نے آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ ہم پر وہ ہر دروازہ بند کر دیا گیا ہے جو ہمیں انصاف دے گا. انہوں نے کہا کہ اب اگر مجھے یا آپ کو اٹھا لیا جائے گا تو ہمارا وہی حشر ہوگا جو انتظار حسین پنجوتا کا ہوا. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے اگر حق لینا ہے تو ہمیں سڑکوں کے اوپر آنا ہوگا. اور آج عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد عمران خان کے وکلا مولانا فضل الرحمان سے بھی ملے ہیں اور عمران خان کا کوئی پیغام ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمان تک وہ پیغام پہنچایا ہے. عمر ایوب خان نے آج قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ کل جو قانون سازی ہوئی انتہائی شرمناک ہے. انہوں نے کہا کہ کل ڈنڈا چلا تھا اور وزیر اعظم سمیت سب اسمبلی کے اندر لائن حاضر ہو گئے تھے اور آج یہ ایوان خالی ہے. یہ اپنے لیے کھڈا کھود رہے ہیں. یہ قانون سازی ان کے خلاف استعمال ہوگی. یہ ملک ہے یہ راجواڑہ بنا دیا اس ملک کو انہوں نے بات کی. اچھا میں یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں. ہمارے ابھی زیادہ وقت تھوڑی گزرا, ہم سب کو پتا ہے ماشاءاللہ عمران خان کے دور حکومت میں جس وقت جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جا رہی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی عمران خان نے اپنی ساری فیلڈنگ سیٹ کر لی, اگلے 20-25 سال عمران خان کے ہیں, اگلا چیف عمران خان نے فیض حمید کو لگا لینا ہے, اللہ اللہ خیر صلاح. ٹھیک ہے جی. نون لیگ نے بھی شروع میں کہا نہیں ہم ایکسٹینشن نہیں دیں گے. پھر لندن کے اندر میٹنگ ہوئی اور ایکسٹینشن ہو گئی. نون لیگ نے ووٹ دیا. ہوا کیا بعد میں؟ کیا وہ ہوا جو سوچ کر ایکسٹینشن دی گئی تھی؟ آج بھی جو حکومت سوچ رہی ہے بھائی لازمی نہیں کہ وہی ہو جو حکومت سوچ رہی ہے. ایک پلان تو حکومت بناتی ہے, چاہے وہ پی پی کی ہو, پی ایم ایل این کی ہو, پی ٹی آئی, جس کی مرضی ہو. ایک پلان تو حکومت بناتی ہے. ایک پلان مالک یوم الدین کا بھی ہوتا ہے. ایک پلان اللہ کی ذات کا بھی ہوتا ہے اور وہی پلان زبردست ہوتا ہے اور وہی امپلیمنٹ ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. حامد خان صاحب کہتے ہیں جی آرمی چیف کو 2 سال کی ایکسٹینشن دے کر اس فارم 47 کی نجائز حکومت نے دراصل اپنی حکومت کے 2 سال بڑھائے ہیں. بہت بڑی لاجیکل بات کی ہے کہ بھائی ان کو لگتا ہے کہ یہ سسٹم رہے گا تو ہماری حکومت رہے گی, تو انہوں نے اپنے 2 سال آگے بڑھا لی ہیں. اچھا آج مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے. ان سے سوال ہوا تھا ایکسٹینشن کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایکسٹینشن لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی گناہ کے اندر ملوث ہیں اور اس گناہ کے تسلسل کے لیے آپ ایکسٹینشن چاہتے ہیں. یہ 26 اکتوبر 2021 کو مریم نواز صاحبہ نے یہ بیان دیا تھا اور یہ کلپ سوشل میڈیا کے اوپر آج وائرل ہوا ہے. منصور علی خان اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کو جب پہلی بار ایکسٹینشن ملی تھی تو تب مریم نواز نے کہا تھا کہ میں اس گناہ کے اندر شامل نہیں ہوں, حالانکہ ان کی ساری پارٹی نے ووٹ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ لیکن اب جو کام ہوا ہے مریم نواز سمیت سارے کے سارے لوگ 100% اس میں شامل ہیں, تو آج مریم نواز صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ گناہ ہے یا نہیں ہے. ایک اور بہت بڑا انکشاف ہو گیا جی, میاں جمیل لطیف صاحب نے کاشف عباسی کے شو کے اندر کہا. انہوں نے کہا جی نواز شریف کے دل میں بہت راز ہیں اور وہ راز اگلنے کا وقت آ گیا ہے. 2-3 دن پہلے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میرے دل کے اندر طوفان ہے, مجھے خاموش رہنے دیں. تو کاشف عباسی نے آگے سے سوال پوچھا کہ وہ جو راز آپ نے اگلنے ہیں اس کو سیریس کون لے گا بھائی؟ جو بھی راز آپ اگلیں گے ہر راز کے آپ بینیفیشری ہوں گے کہیں نہ کہیں سے, تو اچھی بات ہے میاں صاحب ذرا راز اگل دیں. اسی طرح محمد مالک نے اپنے شو میں بیرسٹر عقیل ملک سے ایک بڑا اہم سوال کیا. انہوں نے کہا جی یہ جو ترمیم آپ نے کی ہے اور یہ جو آپ نے ایکسٹینشن دے دی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ صرف آرمی چیف کی نہیں بلکہ تمام سروسز کے چیف کی مدت ملازمت کو ریگولیٹ کیا گیا ہے. تو محمد مالک نے آگے سے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے نیول چیف اور ایئر چیف کا نام تو بتائیں ذرا, ان کا نام کیا ہے؟ آپ کو نام بھی نہیں پتا ہوگا. تو محمد مالک نے کہا کہ اصل بات تو آرمی چیف کی ہے جو آپ نے ایکسٹینشن دی ہے. آخر میں آ جائے جی امریکہ کے اندر جو الیکشن ہو رہے ہیں پوری دنیا کی نظریں اس وقت اس الیکشن کے اوپر ہیں. ووٹنگ ابھی جاری ہے جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں. اب سے چند گھنٹے بعد ووٹنگ کا عمل ختم ہو جائے گا, پھر پتا چلے گا کہ بھائی کون جیتا ہے کون ہارا ہے, کیونکہ اس وقت ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکی عوام ٹرمپ کے ساتھ ہے اور امریکی اسٹیبلشمنٹ دوسری پارٹی یعنی کہ جو بائیڈن کی پارٹی کے ساتھ ہے, کملا ہیرس کے ساتھ ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ امریکی عوام جیتی ہے یا امریکی اسٹیبلشمنٹ جیتی ہے. یہ دنیا کا انتہائی اہم الیکشن ہے, اس کا امپیکٹ پوری دنیا کے اوپر آئے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے کروڑوں عوام پائیدہ باد.